बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब हुकूमत ने वायसराय के हुक्म पर दूसरी जंग अजीम में अवाम पर वार टैक्स लगाया था। उस ज़माने में खिज़र हयात टवाना पंजाब के वज़ीर आज़म थे। तकसीम हिंद से पहले पंजाब में वज़ीर आला के बजाय वज़ीर आज़म का ओहदा होता था। वो 1800 मुरब्बा ज़मीन के मालिक थे और पंजाब के सबसे बड़े जागीरदार थे। हुकूमत फंड जमा करके रकम वायसराय को भिजवा देती थी। 1945 में अचानक जंग खत्म हो गई और इसके साथ वार फंड भी बंद हो गया। लेकिन इस वक्त तक खजाने में इस मद में 7 लाख रुपए जमा हो चुके थे। ये रकम बजट से इजाफी थी, लिहाजा हुकूमत को समझ नहीं आ रही थी ये इस रकम को कहाँ खर्च करे। वजीर आज़म और इनके वालिद सिकंदर हयात टवाना दोनों ने बरतानिया के आला अदारों से तालीम हासिल की थी। दोनों फॉरेन एजुकेशन के समराज से वाकिफ थे, लिहाजा खिज़र हयात टवाना ने इस वार फंड से पंजाब के बासलाहियत नौजवानों को बरतानिया की आला यूनिवर्सिटी से तालीम दिलवाने का फैसला किया। हुकूमत ने फौरी तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी से टॉप करने वाले तमाम तालिब इल्मों को फुल स्कॉलरशिप देकर बरतानिया भिजवा दिया। स्कॉलरशिप हासिल करने वाले नौजवानों में जंग का एक लड़का भी शामिल था। वो स्कूल टीचर का बेटा था। उसने मैट्रिक में पूरे पंजाब में पहली पोजीशन हासिल की थी और उसके बाद उसने स्कॉलरशिप पर गवर्नमेंट कॉलेज से एमएससी तक तालीम हासिल की। उसने 1945 में रियाजी में एमएससी की और वो इस क्लास में भी अव्वल आया था, लिहाजा वो फ़ौरन स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट होकर 1946 में सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज चला गया और उसने कैम्ब्रिज से रियाजी और फिज़िक्स दोनों मज़ामीन में ऑनर के साथ एमएससी कर ली। वो 1949 में जंग वापस आ गया। पाकिस्तान बन चुका था, मगर वार फंड में अभी तक कुछ रकम मौजूद थी। हुकूमत ने इसकी कारकर्दगी देखकर इसका स्कॉलरशिप रीन्यू कर दिया और यूं वो पीएचडी के लिए दोबारा कैम्ब्रिज चला गया। उसने इस स्कॉलरशिप से ना सिर्फ फिज़िक्स में पीएचडी की, बल्कि फ़िज़िक्स में एक नई ब्रांच की बुनियाद भी रखी और इसके एतराफ़ में इसे 1979 में नोबल इनाम से नवाजा गया। ये पूरी इस्लामी दुनिया के किसी शहरी का दूसरा, जबकि पाकिस्तान का पहला नोबल इनाम था। इस्लामी दुनिया में पहला नोबल इनाम मिस्र के सदर अनवर सदात को मिला था। यह अब तक साइंस में इस्लामी दुनिया का वाहिद नोबल इनाम भी है। जी हाँ, इस नौजवान का नाम डॉक्टर अब्दुल सलाम था। डॉक्टर अब्दुल सलाम को फिजिक्स का दूसरा आइंस्टाइन कहा जाता था, लेकिन बदकिस्मती से दूसरा आइंस्टाइन मजहब की टिकटिकी पर चढ़ गया और हमने अहमदी होने की वजह से इन्हें आज तक पाकिस्तानी तस्लीम नहीं किया, जबकि इटली ने इनके नाम से ट्राइस्ट शहर में पूरी लेबॉर्ट्री बना दी और वो अब तक हज़ारों नए साइंसदान पैदा कर चुकी है। डॉक्टर अब्दुल सलाम का इंतकाल ऑक्सफोर्ड में हुआ। यूनिवर्सिटी ने इनके एजाज़ में शानदार तकरीबात मुनक्कद की, मगर हमने आज तक इनकी कब्र पर तख्ती नहीं लगने दी। बहरहाल हम इस इशू को साइड पर रखते हैं और वार फंड और खिज़र हयात टवाना के छोटे से फैसले की तरफ आते हैं। आप फ़र्ज़ करें, अगर इस ज़माने में वार फंड में रकम ना बचती या वज़ीर आज़म वो रकम नालियाँ, गलियाँ और खाले पक्के करने पर खर्च कर देते तो क्या होता? यकीनन डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसा नाबगा पैदा होता और ना फिज़िक्स में इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन की थ्योरी आती और ना दुनिया 2200 नई इजादात देख पाती। ये वज़ीर आज़म के एक छोटे से फैसले का नतीजा था, जिससे डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे बड़े दिमाग ने जन्म लिया और फिर पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो गया। खिज़र हयात टवाना कितना बड़ा जागीरदार और सियासतदान था। वो किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता था, इसने अपने दौर में कितनी सड़कें, बाजार, गलियां और एयरपोर्ट्स बनाए और वो कहाँ फोत हुआ, पाकिस्तान में आज कोई नहीं जानता। लेकिन इसके एक मामूली से फैसले की पैदावार डॉक्टर अब्दुल सलाम को पूरी दुनिया जानती है। लिहाजा गलियां बनाना, तनूरों पर रोटी सस्ती करना और किसानों की सारी गंदम खरीद लेना वाकई कमाल होगा, लेकिन डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे लोग पैदा करना इससे लाख गुना बड़ा काम है। मगर बदकिस्मती से हमारी हुकूमतों को इसका इदराक है और ना ही विजन। मसलन आप लम्स की मिसाल ले लें। ये बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है। इसके स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में जाते हैं और वहाँ झंडे भी गाड़ते हैं। इस यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की सालाना फीस 16 लाख रुपए है और इतनी रकम मुल्क में कितने वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं? अगर ये बेचारे अफोर्ड कर भी लें तो भी कपड़ों, किताबों, खाने और हॉस्टल की फ़ीस इसके अलावा है। चनांचे एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट पर सालाना 25 लाख रुपए खर्च आता है और स्टूडेंट 4 साल में ग्रेजुएट होता है।
गोया 1 करोड़ रुपए चाहिए और मुल्क में कितने लोग यह रकम अफोर्ड कर सकते हैं। लिहाजा हर साल डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे सैकड़ों टैलेंटेड स्टूडेंट्स मेरिट पढ़ाने के बावजूद लम्स में दाखिला नहीं ले पाते। आगा खान मेडिकल कॉलेज और शिफा मेडिकल यूनिवर्सिटी की सूरत हाल भी यही है। ये दोनों आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मेडिकल कॉलेज हैं। इनकी फीसिस भी सालाना 15 से 20 लाख है। तालिब इल्मों को इन अदारों से डॉक्टर बनने के लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए, फीस और बाकी अखराजात। फीस की वजह से इन अदारों से भी सैकड़ों तालिब इल्म महरूम हो जाते हैं। मुल्क के बाकी तालीमी इदारों में भी यही सूरत हाल है। हर साल सैकड़ों तालिब इल्म आला तालीम से महरूम रह जाते हैं। गौहर एजाज ने इस सूरत हाल का इदराक किया और उन्होंने अपने हिस्से की शमع जला दी। गौहर एजाज हकीकतन शानदार बल्कि हैरान कुन शख्स हैं। ये हर साल लम्स के 20 तालिब इल्मों को फुल स्कॉलरशिप देते थे, लेकिन इस साल उन्होंने ये स्कॉलरशिप 20 से 100 कर दिए हैं। यानी आपका नाम अगर लम्स की मेरिट लिस्ट में आ गया और आप फीस अदा नहीं कर सकते तो यूनिवर्सिटी गौहर एजाज के अकाउंट से आपकी फ़ीस भी अदा करेगी और बाकी अखराजात भी। इस प्रोजेक्ट पर गौहर साहब के सालाना 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि ये इसके अलावा लाहौर में सालाना हज़ारों फ्री डायलिसिस भी करवाते हैं और लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में रोज़ाना खानों के 33,000 पैकेट्स भी तकसीम करते हैं। मैंने जब स्कॉलरशिप्स की खबर पढ़ी तो मैंने सोचा, अगर गौहर एजाज की तरह 10 बड़े बिजनेसमैन लम्स के लिए 100 स्कॉलरशिप्स का बंदोबस्त कर दें तो कितना बड़ा इनकलाब आ सकता है। मेरा ख्याल है अगर हुकूमत थोड़ी सी मेहरबानी करे और ये गौहर एजाज जैसे बड़े बिजनेसमैन और कंपनियों को टैक्स में 10% छूट दे दें और इन्हें ये रकम पाकिस्तान के 20 बड़े तालीमी इदारों, हॉस्पिटल्स और NGOs में जमा कराने या इन अदारों को ओन करने की जिम्मेदारी दे दें, या इन्हें लम्स जैसी नई यूनिवर्सिटीज़ बनाने और इंडस हॉस्पिटल जैसे नए हॉस्पिटल तमीर करने की जिम्मेदारी दे दें, या इन्हें पाकिस्तान से हेपेटाइटिस C और पोलियो जैसे अमराज के खात्मे का काम सौंप दें, या बच्चियों की तालीम का टास्क दे दें, तो ये लोग कमाल कर देंगे। आप खुद सोचिए, अगर गौहर एजाज जैसे 5 बिजनेसमैन लम्स के 500 तालिब इल्मों को फाइनेंस कर देते हैं और इस फंडिंग से छोटे शहरों के गरीब बच्चे लम्स पहुंच जाते हैं और यूनिवर्सिटी शाम के वक्त इनके लिए नई क्लासेस शुरू कर देती है या नया कैंपस बना देती है, तो मुल्क में कितना बड़ा इनकलाब आ जाएगा। हुकूमत हर साल पाकिस्तान के अमरा और बिजनेसमैन से खरबों रुपये टैक्स जमा करती है, लेकिन ये रकम कहाँ जाती है? ये कर्ज की किस्तों और सूद की अदायगी में ज़ाया हो जाती है, या फिर इसे PIA और स्टील मिल जैसे नालायक अदारे चूस जाते हैं, और अगर इसके बाद भी चंद टुकड़े बच जाएं तो ये वज़ीरों और ब्यूरोक्रेट्स की अना की भेंट चढ़ जाते हैं, जबकि डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे टैलेंटेड बच्चे अपने सर्टिफिकेट और सनदें बगलों में दाब कर गली गली धक्के खाते रहते हैं। अगर हुकूमत मेहरबानी करे और ये बिजनेस एम्पायर्स, मल्टीनेशनल कंपनीज और बिजनेसमैन को जिम्मेदारी दे दे और इसके इवज इन्हें टैक्स में 10% छूट दे दे, तो मुल्क का मुकद्दर बदल जाएगा। ये लोग क्योंकि इदारे बनाने और चलाने के एक्सपर्ट होते हैं, लिहाजा ये काम और रिजल्ट दोनों ले लेंगे। हो सकता है इस इनिशिएटिव के नतीजे में कोई एक ऐसा बच्चा सामने आ जाए जो कल को मुल्क को IMF के शिकंजे से निकाल ले, जो पाकिस्तान की 60% आबादी को खते गुर्बत से ऊपर ले आए, या फिर वो दुनिया को कोई ऐसा नया इक़्तिसादी निज़ाम दे दे जिससे दुनिया से गुर्बत ख़त्म हो जाए। ये हकीकत बहरहाल हकीकत है। चनांचे मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है, ये गौहर एजाज से सीखे, ये बिजनेसमैन से काम ले, इन्हें साथ शामिल करे। इनके पास सरमाया भी है और तकनीक भी। ये मुल्क में दर्जनों नए डॉक्टर अब्दुल सलाम पैदा कर देंगे।